YouTube एल्गोरिदम ये एक ऐसा शब्द है जो हर क्रिएटर की जुबान पर रहता है। एक ऐसी पावरफुल चीज जो किसी को रातों रात स्टार बना सकती है या फिर देखने वालों के लिए एक ऐसा जाल बन सकती है जिसका उन्हें बाद में सिर्फ पछतावा हो। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। क्या ये क्रिएटर्स की कामयाबी का इंजन है या फिर हम जैसे यूजर्स के लिए एक पछतावा। चलिए आज इसी दो धारी तलवार के दोनों पहलुओं को जरा करीब से समझते हैं। जरा ये सुनिए, एक क्रिएटर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में, जी हां 24 घंटों में 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पा लिए। जहां लोगों को महीनों सालों लग जाते हैं, वहां इन्होंने सिर्फ 8 दिनों में चैनल को मोनेटाइज भी करवा लिया। ये सुनकर यकीन नहीं होता है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए सबसे पहले इस कामयाबी की कहानी को ही देखते हैं। ये एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि अगर एल्गोरिदम को सही से समझ लिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक चैनल ने सिर्फ 8 छोटे से दिनों में लाखों व्यूज बटोरे और कमाई के लिए तैयार हो गया। अब जरा इस सफर की रफ्तार पर गौर कीजिए। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ 1200 व्यूज। लेकिन दूसरे ही दिन एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया और 24 घंटों के अंदर 16 लाख व्यूज ले आया। फिर तो गाड़ी चल पड़ी। 8वें दिन तक उसी एक शॉट पर 70 लाख व्यूज और 3500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और 19वें दिन चैनल मोनेटाइज भी हो गया। वाकई कमाल है। 76 लाख, ये है उस एक वायरल शॉर्ट वीडियो पर आए व्यूज का कुल आंकड़ा। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो ने चैनल की ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ा दिया। तो ऐसी क्या खास बात थी उस वीडियो में या चैनल में जो एल्गोरिदम को इतनी पसंद आ गई। ऐसी जबरदस्त ग्रोथ देखकर मन में एक ही सवाल आता है, ये हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, जवाब छिपा है एल्गोरिदम के काम करने के तरीके में। इसे समझने के लिए हमें इसके कुछ बेसिक रूल्स को जानना होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये पूरा का पूरा डेटा और साइकोलॉजी का खेल है। देखिए, एक बहुत बड़ा वहम यह है कि YouTube हमारे वीडियो को लोगों तक धकेलता है, मतलब पुश करता है। पर सच तो यह है कि सिस्टम ठीक इसका उल्टा है। YouTube एक पुल सिस्टम पर काम करता है। वो आपके वीडियो को ऑडियंस तक नहीं भेजता, बल्कि सही ऑडियंस को आपके वीडियो की तरफ खींचता है। मतलब एल्गोरिदम का बस एक ही मकसद है, सही वीडियो को सही इंसान तक पहुंचाना। अब इस एल्गोरिदम को खुश करने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। आसान भाषा में कहें तो जब YouTube ने 100 लोगों को आपका थंबनेल दिखाया तो उनमें से कितनों ने उस पर क्लिक किया। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो CTR हुआ 10%। जितना ज़्यादा CTR, एल्गोरिदम को उतना ही पक्का यकीन होता है कि इस वीडियो के टॉपिक और थंबनेल में दम है। दूसरी ओर शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑडियंस रिटेंशन या AR। इसका भी मतलब बहुत सीधा है। लोगों ने क्लिक तो कर दिया, पर वो वीडियो पर टिके कितनी देर। क्या उन्होंने पूरा वीडियो देखा या शुरू में ही बंद कर दिया। अगर लोग ज्यादा देर तक वीडियो देखते हैं तो ये YouTube के लिए एक सिग्नल है कि कंटेंट में दम है, ये लोगों को बांध कर रख रहा है और इसे और लोगों को दिखाना चाहिए। तो क्रिएटर्स के लिए कामयाबी का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। ऐसा कंटेंट बनाओ जिसका CTR भी हाई हो और ऑडियंस रिटेंशन भी जबरदस्त हो। लेकिन जब एल्गोरिदम सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देता है तो इसका हम जैसे देखने वालों पर क्या असर पड़ता है। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अभी तक हमने देखा कि क्रिएटर्स के लिए एल्गोरिदम क्या कर सकता है, पर हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। तब क्या होता है जब यही पावरफुल इंजन लोगों को ऐसे वीडियो रिकमेंड करने लगता है जिन्हें देखकर उन्हें खुशी या जानकारी नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा मिलता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या एल्गोरिदम की दी हुई ये सलाहें, ये सिफारिशें हमेशा हमारे लिए अच्छी होती हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के स्याह यानी कि डार्क साइड की तरफ ले जाता है। मोज़िला की एक रिपोर्ट है YouTube रिग्रेट्स। उसके मुताबिक YouTube पर हम और आप जितना भी समय बिताते हैं उसका 70%, सोचिए 70% इसी रिकमेंडेशन इंजन की वजह से होता है। तो जो सिस्टम हमें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, वही कभी-कभी हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मोज़िला की स्टडी में जितने भी पछतावा वाले वीडियो रिपोर्ट किए गए, उनमें से 71% YouTube की अपनी सिफारिशों से आए थे। मतलब साफ है, लोग जानबूझकर ऐसा कंटेंट नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एल्गोरिदम खुद उन्हें ये परोस रहा है। तो आखिर ये किस तरह का नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट है जो एल्गोरिदम हमें दिखा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से टॉप पर है गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है हिंसक या डरावना कंटेंट और फिर हेट स्पीच।
ये दिखाता है कि सिर्फ व्यूज और वॉच टाइम बढ़ाने की दौड़ में एल्गोरिदम अक्सर अच्छे और बुरे कंटेंट में फर्क नहीं कर पाता। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका एक ठोस उदाहरण देखिए। एक यूजर को बच्चों की मशहूर फिल्म टॉय स्टोरी का एक सेक्सुअलाइज्ड पैरोडी वीडियो रेकमेंड किया गया। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि एल्गोरिदम की सिफारिशें कितनी गलत दिशा में जा सकती हैं। और ये समस्या सिर्फ कंटेंट तक ही नहीं रुकती, बल्कि ये भाषा के आधार पर भी बड़ा भेदभाव करती है। मोजिला की रिपोर्ट से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है, वो ये कि एल्गोरिदम से होने वाला नुकसान उन लोगों को कहीं ज्यादा होता है जो अंग्रेजी नहीं बोलते। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जिन देशों में अंग्रेजी मुख्य भाषा नहीं है, वहां यूट्यूब रिग्रेट्स यानी पछतावा वाले वीडियो मिलने की दर 60% ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि YouTube के सेफ्टी सिस्टम और कंटेंट को जांचने के तरीकों में भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा असंतुलन है, और इसका खामियाजा दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स भुगत रहे हैं। ये चार्ट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों में पछतावे की दर अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मतलब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका असर हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे महामारी के दौरान गलत जानकारी वाले वीडियो अंग्रेजी के मुकाबले गैर अंग्रेजी भाषाओं में दुगने से भी ज्यादा पाए गए, 36% बनाम सिर्फ 14%। जब लोगों की सेहत का सवाल हो तो इस तरह की भाषाई असमानता जानलेवा भी हो सकती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है, और इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। मोजिला रिपोर्ट कुछ रास्ते सुझाती है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम की किसी बाहरी एजेंसी से जांच करवाई जाए। यूट्यूब को यह साफ साफ बताना चाहिए कि उनका एल्गोरिदम काम कैसे करता है। और सबसे ज़रूरी, हम जैसे यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल देना चाहिए, जैसे कि हम कुछ कीवर्ड्स को ब्लॉक कर सकें या चाहें तो इन पर्सनलाइज्ड सिफारिशों से पूरी तरह बाहर निकल सकें। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। YouTube एल्गोरिदम क्या ये तरक्की का एक जरिया है या एक ऐसी ताकत जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है? असली चुनौती तो यही है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो क्रिएटर्स को भी आगे बढ़ाए, लेकिन साथ ही साथ हम जैसे यूजर्स को नुकसान से भी बचाए। यही संतुलन ढूंढना आने वाले वक्त में YouTube का सबसे बड़ा इम्तिहान हो।